मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है, जिससे कि प्रदेश के लाखों किसानों को राहत मिलेगी। आपको बता दें कि 15 जून के बाद भी किसान मंडी में अपना गेहूं बेच सकेंगे। प्रदेश में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद की जा रही है, जिसे 15 जून तक चलना था, लेकिन इसे अब आगे बढ़ाया गया है। प्रदेश में गेहूं खरीद पर हर दिन एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। सरकार गेहूं खरीद के मामले में रिकॉर्ड तोड़ने के करीब है। बता दें कि अब तक 52.25 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। यूपी के इतिहास में 52.92 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का रिकॉर्ड है, जिसके इस बार टूटने की उम्मीद जताई जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय यादव मुख्य न्यायाधीश बने हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश राजभवन लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने संजय यादव को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश के विधि और कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, मुख्य सचिव आर.के. तिवारी, डीजीपी एच.सी. अवस्थी और न्यायमूर्ति संजय यादव के परिवार के सदस्य मौजूद रहे। ईटीएस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम नगला, परमसुख, जनपद एटा में तेज बारिश से मकान का जो लेंटर था वो गिरने से जनहानि पर गहरा शोक जाहिर किया है। उन्होंने इस आपदा से घायल हुए लोगों का समुचित उपचार कराने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को मृतकों के परिजनों को राहत राशि तत्काल वितरित किए जाने के लिए निर्देश दिए। मंदिर ट्रस्ट का महाघोटाला। आज रामनगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए 2 दिवसीय निर्माण समिति की पहली बैठक राम जन्मभूमि परिसर में आयोजित हुई। इस दौरान राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष पूर्व आईएएस अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों और निर्माण एजेंसी के अधिकारियों के साथ चर्चा भी हुई। बैठक समाप्त करते हुए शंकराचार्य जगतगुरु वासुदेवानंद सरस्वती ने यह कहा कि राम जन्मभूमि परिसर में संतोषजनक काम चल रहा है। बुनियाद की ढलाई का काम तेजी के साथ चल रहा है। शंकराचार्य ने यह भी कहा कि आशा है कि साल 2024 तक राम मंदिर के निर्माण का काम पूरा हो जाएगा। इस बैठक में जन्मभूमि परिसर में कार्यदायी संस्था टाटा कंसल्टेंसी और बालाजी के इंजीनियर भी मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राम मंदिर के निर्माण में आ रही चंदे को लेकर कई सवाल भी उठाए हैं। और संजय सिंह ने यह कहा है कि 2 करोड़ की खरीदी जमीन को कुछ ही मिनटों के बाद ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में बिक्री के लिए एग्रीमेंट किया गया और इस एग्रीमेंट में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा गवाह भी बने। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रस्ट पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। कागजात मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूं। वो कागजात चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर करोड़ों रुपए चंपत राम जी ने चंपत कर दिया। उनका नाम चंपत राय नहीं, नटवर लाल होना चाहिए। करोड़ों रुपए राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर घोटाला और भ्रष्टाचार करने का काम किया। अयोध्या में राम मंदिर के लिए जमीन खरीद को लेकर सपा के पूर्व विधायक पवन पांडे ने बड़े घोटाले का कागजातों के साथ बड़ा आरोप लगाया है। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि पहले 2 करोड़ में जमीन का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया गया और 5 मिनट के बाद ही 18.5 करोड़ में मंदिर ट्रस्ट को इसे बेच दिया गया। वहीं उन्होंने बताया कि दोनों कागजों में एक ही गवाह के दस्तखत हैं। अयोध्या के राम मंदिर निर्माण में जुटी ट्रस्ट पर सपा प्रवक्ता मनोज यादव ने जमीन खरीद में घोटाले का आरोप लगाया है
और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह का ये घटनाक्रम हुआ है अयोध्या में, वो दिमाग और दिल दोनों को झकझोर देता है। अगर आप गहनता में जाएंगे तो क्या पाते हैं 2 करोड़ की जमीन इस तरह इतनी 5 मिनट में इतना पैसा कैसे बढ़ जाता है किसी जमीन का, और अगर बढ़ गया तो इसको किस भाव से समझा जाए, इस भाव की जांच होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में राम मंदिर को लेके कई दशकों से राजनीति चल रही है। चलो राजनीति तक तो ठीक था, लेकिन अब राम के नाम पर भ्रष्टाचार, ये बात मुझे लगता है हिंदू समाज को अच्छी नहीं लगी। ये बीजेपी, आरएसएस और मौजूदा अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट के लोगों को जवाब देना पड़ेगा, अन्यथा मुझे लगता है आस्था कमजोर होगी। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पर घोटाले के आरोप पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने यह कहा है कि जो लोग धन की लूट कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाता है। अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद पे कई 100 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप मंदिर ट्रस्ट के नाम पर पहले भी लगा है। उसकी भी कोई सफाई विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कतई नहीं आई है। और आज मैं स्तब्ध हूं जिस तरीके के आरोप विश्व हिंदू परिषद पर लग रहे हैं कि 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18 करोड़ की हो जा रही है। क्या राम के नाम पर धन की लूट का काम तो नहीं कर रहे हैं ये लोग? इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए, सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराए, और अगर ये लूट हुई है तो उन लोगों को साधारण लोगों से कई गुना ज्यादा कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो धर्म के नाम पर लूट कर रहे हैं, राम के नाम पर धन की लूट कर रहे हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप पर चंपत राय का बयान सामने आया है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि हम पर 100 सालों से आरोप लग रहे हैं। वहीं भ्रष्टाचार के आरोप के बाद उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। मंदिर के निर्माण में एक आरोप लग रहे हैं, लखनऊ से लेकर यहाँ तक हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे, आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। अमेठी के सेदापुर की रहने वाली महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दरअसल महिला का राम मनोहर लोहिया संस्थान में इलाज चल रहा था, जहां कर्मचारियों ने महिला के साथ लूट और दुष्कर्म किया। वहीं पीड़िता के परिजनों ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से मामले की शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। सांसद स्मृति ईरानी ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को महिला के आरोपों की जांच करने का आदेश दिया था। वहीं आज ब्लैक फंगस से पीड़िता की मौत भी हो गई है। मृतक की बेटी रोशनी बानो ने यह बताया कि मेरी मम्मी की नॉर्मली तबीयत खराब हुई थी सामान्य तौर पर, और हम लोग जिला अस्पताल में लेकर उनको आए थे, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल लखनऊ के लिए रेफर कर दीजिए, वहां पर सारी सुविधाएं मिलेगी। लेकिन लखनऊ में मुझे और किसी को भी उनके साथ रुकने नहीं दिया गया, और उसी दौरान ये बात सामने आई। से सारी बातें बताने के बाद मैम ने बोला कि इनकी मदर की जो मेडिकल जांच करवाई जाए, 3 कमेटी बिठाई जाए, इनके मामले की जड़ तक जाया जाए। लेकिन वहाँ पे जो उनके साथ अधिकारी थे, मेरी मदर को हॉस्पिटल के अंदर देखा तक भी नहीं गया, फिर भी झूठ बोल दिया उन्होंने कि इनकी मेडिकल जांच हो चुकी है। यहाँ लेके आए तो रास्ते में बताने लगे हमारे साथ बहुत गंदा सलूक किया गया, टॉर्चर भी किया गया, सिगरेट से भी जलाया गया। जितना गहना पहनी थी, नाक में कान वान में सब वो निकाल ली। बहुत मारते थे, मार के हाथ सब सूज गई। क्लब हाउस चैट में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की ओर से धारा 370 को लेकर दिए गए विवादित बयान पर बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने सरकार से मांग की है कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ
देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर उन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए। वहीं इस दौरान उन्होंने बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर और दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में वीकेंड कर्फ्यू का मिला जुला असर देखने को मिला और बता दें कि रविवार को शहर के कई बाजारों में सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। तो वहीं कई जगहों पर सड़कों पर घूमते हुए लोग भी दिखाई दिए। सड़कों पर घूमते हुए लोग कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए भी नजर आए। तो मुजफ्फरनगर, बाराबंकी, लखनऊ, अमेठी, हरदोई, रायबरेली की जो तस्वीरें हैं ये आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लॉकडाउन के खुलने पर, रियायत होने पर लोगों ने लॉकडाउन के दौरान कोरोना नियमों की धज्जियां भी उड़ाई। उत्तर प्रदेश में दूसरे दिन भी मौसम का मिजाज बदला बदला सा रहा। कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हुई तो देहात क्षेत्रों में भी तेज बारिश हुई। आज सुबह से ही तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। हल्की बूंदाबांदी में लोगों को उमस भरी गर्मी से निजात जरूर मिली है। श्रावस्ती, बहराइच, बाराबंकी, रायबरेली और लखनऊ की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। एक तरफ बारिश को लेकर लोगों में खुशी का माहौल था तो वहीं लोगों के जहन में बाढ़ आने का डर भी उन्हें सता रहा था। महाराजगंज जिले के सोहगी बरवा वन्य जीव प्रभाग के शिवपुर रेंज से पकड़े गए घायल तेंदुए की आज इलाज के दौरान गोरखपुर चिड़ियाघर में मौत हो गई। वही अधिकारियों को यह आशंका है कि जंगल में शिकारियों के बिछाए हुए स्नेयर जाल से तेंदुए के जख्मी होने की बात उनकी तरफ से कही जा रही है। अंदेशा लगाया जा रहा है जिसके लिए अब डीएफओ ने तेंदुए की मौत के बाद जांच कराने की बात कही है। और आपको बता दें कि शनिवार की सुबह गांव में तेंदुआ घुस आया था जो कि प्राइमरी स्कूल में छुपा हुआ था। सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद देर शाम तेंदुए का रेस्क्यू हो पाया। जांच में वन विभाग की टीम ने यह पाया है कि तेंदुए के गले में चोट लगी हुई है जिसके इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस पूरे मामले की डीएफओ जांच अब की जा रही है। सुबह को सूचना है कि वहाँ पे एक तेंदुआ एक प्राइमरी स्कूल में घुसा है। हम सब लोग वन सुरक्षा के साथ तो वहाँ पे पहुँच गया है। हमको तो वहाँ जाने के बाद पता चला कि वो तो 2 बकरे को मारा गया है। उसके बाद हमने एक पिंजरा लगवा के उसको तो रेस्क्यू कर दिया। उसके बाद हमको पता चला कि उसको गर्दन के ऊपर चोट लग रहा है, चोट के निशान है। इस चीज के लिए हम लोग तुरंत इलाज करने के लिए गोरखपुर जू लेके गया है। गोरखपुर जू में वो तो इलाज करने के समय पे उसका मौत हो गई है। हम तो उसका जांच कर वो तो पोस्टमार्टम भी आज सुबह हुआ है। हम उसका तो जांच चल रहा है कि मतलब कैसे इसका तो गर्दन में चोट लगा हो, कैसे क्या पूरा हम पता कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। गाजियाबाद के बलराम नगर में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक कलयुगी बेटे ने अपने ही माता पिता को मौत के घाट उतार दिया। बेटे ने घटना को अंजाम देकर खुद लोनी बॉर्डर पुलिस को इसकी सूचना दी। बेटे का यह कहना है कि उसने अपनी मर्जी से एक शादी कर रखी है और जिससे कि उसके माता पिता खुश नहीं थे। इस बात को लेकर रवि ढाका के घर में रोज झगड़ा रहता था और उसे जमीन से बेदखल किए जाने की बात चलती रहती थी और इसीलिए उसने ये कदम उठाया। प्रॉपर्टी का इशू काफी समय से चल रहा था। इसके छोटे भाई की डेथ के बाद से ये चाह रहा था कि ये प्रॉपर्टी में ज्यादा शेयर इसको मिले, लेकिन जो इसके माता पिता थे वो चाहते थे कि जो इनका बेटा जो मृतक था उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को थोड़ा ज्यादा शेयर मिले। उस बात से ये नाराज था और उसी कारण से इसको पैसे की तंगी भी रहती थी। इसी कारण से प्लान इसके दिमाग में था, लेकिन उस समय इसने 1 आध दिन पहले ही लगभग इसने प्लान बनाया था, जैसे कि इसने पूछताछ में बताया, और इसके बाद उसने प्लानिंग के अकॉर्डिंग दोनों ही बुजुर्ग माता पिता को मार। लखनऊ के गांव हरिहरपुर में गोलीकांड का मामला सामने आया है। पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने ताबड़तोड़ गोली मारकर एक महिला सहित 5 लोगों को घायल कर दिया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित के पिता पुजारी भीखाराम रावत की 2015 में थाना गोसाईगंज में हत्या की गई थी। वहीं पीड़ित का यह भी आरोप है कि दुर्गा यादव, महेश वर्मा और राजकुमार यादव ने यह हत्या की थी।
यूपी के कानपुर देहात में पूर्वजों से बुनकर समाज के लोग सूती वस्त्र बनाने का काम करते आ रहे हैं और ये लोग हस्त निर्मित सूती वस्त्र तैयार कर आसपास के गांव में बेचते हैं। लेकिन आज के आधुनिक समय में तरह तरह के फैंसी कपड़ों ने अपनी जगह बना ली है, जिससे कि जनपद का हस्त निर्मित सूती वस्त्र उद्योग बंद होने की कगार पर है और जनपद की ये हस्त उद्योग कलाएं विलुप्त होती हुई दिखाई दे रही है। बुनकर समाज के लोगों को बाहर जाकर मजदूरी करने के लिए अब मजबूर होना पड़ रहा है। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात करते हैं, लेकिन कानपुर देहात में देश के प्रधानमंत्री का मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया का जो सपना है वो साकार होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। की अपेक्षा इस समय काम कैसा चल रहा है? अब इसमें सब मजदूरी नहीं पड़ती है, तो इसलिए सब लोगों बंद करते जा रहे हैं धीरे धीरे। मजदूरी पड़े तो हम लोग करें उस चीज को, और माल की सेलिंग नहीं है यहाँ। अच्छा, पहले जब काम करते थे उस समय सेलिंग कहाँ होती थी, कैसे होती थी? मार्केट थी सर, जब मार्केट थी तो इसकी सेलिंग थी, आमदनी थी। अब आमदनी नहीं रह गई है। सेल क्यों नहीं? सेल जब मोटा कपड़ा से मतलब नहीं है, इसको जो है लोग बाग कम पसंद करते हैं। पसंद के अलावा इसकी माल की जब बनाता नहीं तो उतना माल नहीं पहुंच पाता है। नहीं, बहुत से ऐसे जो है जनपद हैं जहाँ पे कालीन का बहुत अच्छा काम चलता है, माल बाहर जाता है, आखिर आप लोग इस तरीके से क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो यहाँ कालीन नहीं सर बनती है, यहाँ गौछा, रजाई, चद्दर यही बनता है, खादी कपड़ा, गाढ़ा जिसे बोलते हैं। तो सरकार खादी पे भी तो विशेष ध्यान दे रही है। यहाँ सर कुछ मिले तो हम लोगों को आमदनी नहीं होती तो मजबूरी करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा में एक अजीबोगरीब चोरी का मामला पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया है। और ऐसा नहीं है कि चोर पकड़े नहीं जा रहे हैं, चोर पकड़े गए हैं, माल भी बरामद हो गया है। फिर क्यों परेशानी है पुलिस को, दिखाते हैं इस रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर की पुलिस ने एक बहुत बड़ी चोरी का पर्दाफाश किया है। करोड़ों रुपए चुराने वाले चोरों को भी पकड़ लिया, लेकिन चोरी हुई किसके घर और पूरा माल है किसका, इस बारे में कोई जानकारी पुलिस को नहीं मिल रही है। दरअसल ये पूरा मामला नवंबर 2020 का है। नोएडा में 10 चोरों ने मिलकर एक पॉश सोसाइटी के फ्लैट में घुसकर एक बहुत बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। फ्लैट से करोड़ों का सोना, कैश, सोने के बिस्किट, 2 प्रॉपर्टी के कागज भी चोरी किए गए थे। लेकिन तब से लेकर अब तक किसी ने इस चोरी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। इस चोरी का खुलासा भी दिलचस्प तरीके से हुआ। जब चोरों के बीच पैसों के बंटवारे को लेकर लड़ाई हुई, तब उसकी भनक नोएडा पुलिस तक पहुंच गई। नोएडा पुलिस ने 6 चोरों को गिरफ्तार किया और उनकी निशानदेही पर 14 किलो सोना और 57 लाख रुपए कैश बरामद किए। कुल मिलाकर 8 करोड़ 25 लाख की बरामदगी पुलिस दिखा रही है। चोरी कितने करोड़ की हुई, इसका सही अंदाजा पुलिस को भी नहीं है, क्योंकि 4 आरोपी अभी पकड़े नहीं गए हैं। पुलिस के मुताबिक करोड़ों के सोने और कैश पर दावा करने वाला कोई भी सामने नहीं आया। बताया जा रहा है कि तकरीबन 50 किलो सोना और 14 करोड़ रुपए नकदी की चोरी हुई थी। पुलिस ने चोरों के पास से 13 किलो सोना और 57 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। यह सोना और पैसा एक फ्लैट में रखा हुआ था, लेकिन पकड़े गए करोड़ों रुपए के लिए एक भी शिकायतकर्ता अब तक सामने नहीं आया है। पुलिस को प्रयागराज के एक वकील पर शक है। ईडी और इनकम टैक्स विभाग इस मामले को लेकर नोएडा पुलिस के संपर्क में है और आरोपियों से भी पूछताछ की जा रही है। फिलहाल ऐसा शायद पुलिस के इतिहास में पहली बार हो रहा होगा कि पुलिस ने 6 चोर और उनके पास से 8.5 करोड़ का चोरी का माल और कैश तो बरामद कर लिया, लेकिन बरामद हुए माल का दावा करने वाला कोई नहीं है। पुलिस को अब उस शख्स की तलाश है जिसका ये खजाना है, और पुलिस ये भी जानना चाहती है कि इतनी बड़ी चोरी की शिकायत पुलिस से आखिर क्यों नहीं की गई।
नोएडा पुलिस को शक है कि बरामद हुआ करोड़ों का सोना और कैश काला धन हो सकता है, लिहाजा उसने पूरे मामले के बारे में ईडी और इनकम टैक्स विभाग को भी इत्तला कर दी है। जिस जगह चोरी हुई है, पुलिस ने उस सोसाइटी के साल 2020 के तमाम रिकॉर्ड अपने कब्जे में लिए हैं, ताकि सितंबर महीने की उस तारीख, वक्त और उस फ्लैट का सच सभी के सामने आए। पुलिस के मुताबिक जानकारी में सामने आया है कि एक बाप बेटे के नाम पर वह फ्लैट है, जिनके खिलाफ दिल्ली और गुरुग्राम में एफआईआर दर्ज है। फिलहाल दोनों बाप और बेटे भारत से बाहर विदेश में कहीं घूम रहे हैं। नोएडा के एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह ने कहा है कि करोड़ों की बरामदगी हुई है, 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, मास्टरमाइंड अब तक फरार है। यह बिल्कुल ब्लैक मनी है। जिस फ्लैट से यह पैसा बरामद हुआ है वो राममणि पांडे और उनके बेटे किसलय पांडे का है। दोनों विदेश में हैं। बेटा किसलय सुप्रीम कोर्ट में वकील है। फ्लैट का पता इसलिए नहीं लग पा रहा क्योंकि मास्टरमाइंड एक शख्स को लेकर सोसाइटी में गया जो चाबी वाला था। फिर फ्लैट से कई बैग उठाकर बाहर लाए गए। फिलहाल पुलिस तमाम सवालों के जवाब ढूंढने में लगी हुई है। क्या इस सोसाइटी के उस गुमनाम फ्लैट में कोई बड़ा गैर कानूनी काम हो रहा था? और आखिर फ्लैट के मालिक बाप बेटे सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? इन सभी सवालों के जवाब तलाशने के लिए पुलिस लगातार जांच कर रही है। बढ़ते आगे, हरदोई में पुलिस ने 25,000 के इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया है। दरअसल गौ तस्करी के मामले में आरोपी पर एसपी ने 25,000 का इनाम घोषित किया था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार यादव ने यह बताया कि अपराधी पर इनाम घोषित है, वो इस बात से वंचित था। पुलिस द्वारा वांछित और इनामी अपराधियों के गिरफ्तारी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत मल्लावा पुलिस द्वारा आसिफ निवासी मल्लावा को, जिस पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा, वो आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। यह अभियुक्त गोवध अधिनियम के तहत फरार चल रहा था। पुलिस ने आज इसमें गिरफ्तारी करने में सफलता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 संक्रमित 53 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में इस वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 21,786 हो गई। तो वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के 468 मरीजों में इस संक्रमण की पुष्टि हुई है। नए मरीज हैं ये, और रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा मौतें भी गोरखपुर में हुई है। कोरोना वैक्सीन को लेकर जहां लोगों के मन से डर को निकाला जा रहा है, तो वहीं इस ओर सीतापुर में रामकोट की एक लड़की ने स्केटिंग कर ग्रामीणों को जागरूक करने का काम किया है। बता दें कि किसी मिसाल से कम नहीं है। लड़की लगातार अलग अलग जगहों पर लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है। 11 साल की श्री अपने गांव रामकोट आई थी और उसने देखा कि यहाँ कोई कोविड वैक्सीन नहीं लगवा रहा है। लोगों में एक डर का माहौल बना हुआ था। ये जानने के बाद श्री ने कोविड वैक्सीन के लिए लोगों को जागरूक किया। साथ ही उसने नियमों को लेकर गांव की जनता को समझाया भी। वैक्सीन के लिए मैंने बात करी और बहुत सारे लोगों ने लगवाई नहीं है और बहुतों ने लगाई है। तो इसलिए मैंने लोगों से पूछा और बताया। बहुतों ने वैक्सीन इसलिए नहीं लगवाई है क्योंकि उनके अंदर एक डर है कि वैक्सीन लगवाने से बुखार हो जाता है या बीमार हो जाते हैं। मेरे ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर ने भी लगवाई है और उनको कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल सही है और उनकी 1 डोज लग चुकी है। मैनपुरी के बेवर विकास खंड के ग्राम पंचायत जोगा में लाखों रुपए का गबन करने का मामला सामने आया है। आपको बताते चले कि बेवर विकास खंड की ग्राम पंचायत जोगा में यादव नगर में नाले की खुदाई के लिए 83,916 रुपए निकाल लिए गए, जबकि जोगा बम्बा की सफाई के लिए 91,872 रुपए निकाल लिए गए और सचिव रोजगार सेवक की ओर से कोई सफाई नहीं करवाई गई।
तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।